साथियों नमस्कार। साथियों माफ़ी चाहता हूँ, 2-3 दिन बाद वीडियो आ रहा है। हालांकि कुछ घंटे पहले मैंने बजट का वीडियो अपलोड कर दिया है। मैंने वो रिकॉर्ड तो उसी दिन कर लिया था, लेकिन किसी वजह से इस पर लॉन्ग वीडियो अपलोड हो नहीं पा रहे थे चैनल पर। अब हो पा रहे हैं। बजट के वीडियो में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए कुछ नहीं है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपसे बार-बार एक ही बात कहता हूँ, हमारे ये जितनी भी चैनल्स हमने बनाए हुए हैं यूट्यूब पर, इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको नए तरीके से सोचना सिखाना। क्योंकि जो अभी तक ट्रेडिशनल चला आ रहा है, उसने हमारे दिमाग में ये भरा है कि बजट में जनरल के लिए क्या है, मिडिल क्लास के लिए क्या है, फलाने स्टेट के लिए क्या है, और इस साल तो चुनाव हो रहे हैं, उन स्टेट्स के लिए क्या है। तो हमें वैसा सिखा दिया गया है सोचना। तो मैं बार-बार एक ही बात कहता हूँ कि पहली बात तो ये जातियों के एंगल से सोचना छोड़ दो कि जनरल के लिए क्या है या एससी के लिए क्या है कि ओबीसी के लिए क्या है। ठीक है, कुछ फैसले ऐसे होते हैं किसी एक कास्ट को फायदा दे जाते हैं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं किसी दूसरी कास्ट को फायदा दे जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई सरकार किसी कास्ट के पीछे पड़ी हुई है। ये कोई भी सरकार हो, ठीक है, चुनाव के टाइम पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं ये लोग, बट मोटे तौर पर जब भी बजट बनता है तो इस तरह से नहीं बनता। दूसरी बात, विद द टाइम आपने देखा होगा, मैं तो 2005-6 से बजट को लगातार देख रहा हूं। हर बार ऐसा होता था कि बजट में पॉलिटिकल एंगल जरूर होता था। जैसे इस साल अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव है, तो जानबूझ करके कुछ ना कुछ वेस्ट बंगाल के लिए ऐसा बोला जाता था, बजट में लाया जाता था, जिससे वेस्ट बंगाल की जनता खुश हो जाए और वोट दे दे, है ना। अगले साल मान लो यूपी में चुनाव है, तो हो सकता है अगले साल यूपी में कुछ ऐसा बोल दिया जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट में पॉलिटिकल एंगल की छाया नहीं थी। बजट में कहीं आपने नहीं देखा होगा कि इस बात का रिफ्लेक्शन हो रहा हो कि भाई देखो चुनाव हो रहे हैं, तो मोदी जी ने फलाने स्टेट को खुश करने के लिए उसके लिए अलग से प्रावधान लेकर के आ गए। ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे हमारी इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स से अलग किया जा रहा है। दैट इज समथिंग कमेंडेबल, ये अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि विद द टाइम आप ये भी देख रहे हैं कि कुछ फैसले जो सरकार ले रही है वो इमीडिएट आपको लाभ मिले उसके लिए नहीं ले रही है, दूरगामी परिणामों के लिए ले रही है। जैसे डेटा सेंटर की बात करी गई थी, एआई की बात करी गई थी, छोटे उद्योगों के लिए बात करी गई थी। अब ये रातों रात नहीं होते, विद द टाइम इसका देखने को मिलता है। अगली बात ये भी है कि इस समय ग्लोबल मार्केट इतना अस्थिर है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पर क्या हो सकता है। जबकि ट्रम्प चचा सत्ता में बैठे हुए हैं, तो ट्रम्प चचा कौन सा बयान कब दे दें, कौन सा फैसला ले लें, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी अस्थिरता में आप बहुत सदके निकलते हो, ठीक है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट है। तो यार उस एंगल को सोचना छोड़ दो। और कभी भी ऐसा हो गवर्नमेंट की तारीफ का कोई पॉइंट निकल आए, तो उसका मतलब ये नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ हो गए, या उसकी बुराई का निकल आया तो ये नहीं होता कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। हम सिर्फ देश के साथ हैं, और जो भी गवर्नमेंट देश के साथ होगी उसके साथ खड़े होंगे। उसकी अच्छाई होगी अच्छाई करेंगे, बुराई होगी बुराई करेंगे। ना नरेंद्र मोदी हमारे रिश्तेदार लग रहे, और ना ही वो हमारी जाति के हैं, ना हमें उनसे कोई ऐसा व्यक्तिगत कोई लगाव नहीं है। जब तक देश के हित में फैसले ले रहे हैं तब तक समर्थन है, जिस दिन नहीं लेंगे उस दिन पीछे हट जाएंगे। ये पूरा एक क्रक्स है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चूंकि ट्रम्प चचा की बात हुई है, तो ट्रम्प चचा ने सोचा कि पूरी दुनिया यार भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रेड डील किए जा रही है, मैं पीछे क्यों हट रहा हूं। ट्रम्प चचा का अपना एक है मेरे को आगे रहने जैसा। तो उन्होंने कल घोषणा कर दी कि हम भारत के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस तरह से अपने ट्रुथ सोशल पर एक पूरा चिट्ठा लिख दिया कि मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, ओहो कितने अच्छे शब्द बोले हैं, ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स एंड पावरफुल एंड रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। ओहो हो, ये इन्होंने बात कही। अच्छा, आपने एक चीज गौर की होगी, ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए या ट्रेड डील नहीं करी, या मोदी जी ने ट्रंप से बात नहीं करी, ट्रंप से मिलने नहीं गए, कई सारी चीजें हुई हैं पिछले दिनों, लेकिन कभी भी ट्रंप ने मोदी जी के लिए अपशब्द यूज नहीं किए, जैसे कि ट्रंप ने कभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए कर दिए हैं, या यूके के प्राइम मिनिस्टर के लिए कर दिए हैं, या फ्रांस के प्रेसिडेंट के लिए कर दिए हैं। ऐसे कभी मोदी जी के लिए नहीं किए, ये एक देखा गया है। अगर किए हों तो आप बताइएगा। अब इसमें देखो, इनका कहना यह है कि हमने ट्रेड डील के लिए बात कर ली है फोन पर, और ट्रेड डील के साथ साथ रशिया यूक्रेन का वॉर कैसे खत्म हो इस पर भी बात हुई है, और भारत ने कहा है कि भारत रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा। अब ऐसा ट्रंप कह रहे हैं, भारत ने नहीं कहा अभी तक, ठीक है। उसके अलावा यह कहा है कि भारत अब यूएस से और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इसकी संभावना है कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदे, और भारत ने कुछ इस तरह के संकेत भी दिए हैं। वेनेजुएला में जो अभी एक्टिंग कह लो या जो भी है प्रेसिडेंट वहां पर हैं,
उनको एक बार एक तरीके से बधाई देते हुए मैसेज भी किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। और भारत की रिलायंस इंडस्ट्री ने इच्छा भी जताई है कि हम वेनेजुला से आए हुए तेल को रिफाइन करने के लिए तैयार हैं। जो जामनगर में रिलायंस की इंडस्ट्री है वही कैपेबल है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है, सॉरी इंडस्ट्री नहीं रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और वही रिफाइनरी इतनी कैपेबल है कि वेनेजुला के थिक ऑयल को भी रिफाइन कर सकती है, वरना वेनेजुला के थिक ऑयल को हर रिफाइनरी रिफाइन नहीं कर सकती। तो हो सकता है आने वाले समय में भारत वेनेजुला से भी तेल ले, यूएस से लेते भी हैं तेल, हो सकता है थोड़ा और बढ़ा दें। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं कि रशिया से बंद कर देंगे, इसके संकेत लगते नहीं है, क्योंकि भारत कोई ऐसा देश नहीं है कि यूएस के कहने पर रशिया से बंद कर दे। हम वही करेंगे जो हमारे को फायदेमंद लगेगा। तो इनका कहना है कि अगर भारत रशिया का तेल बंद कर देगा और इन दोनों से तेल लेगा तो इससे रशिया यूक्रेन का वॉर एंड हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ट्रेड डील पर बात हो गई है। इन्होंने कहा है कि हम टैरिफ को कम कर रहे हैं 25 से 18, चूंकि भारत पर 50% टैरिफ लगे हुए थे, 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ थे जो उन्होंने लगाए थे अमेरिका वालों ने, ये कह करके भारत टैरिफ लगाता है तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। और जो अगले 25% थे वो लगाए थे इसलिए, वो पनिशमेंट के तौर पर लगाए थे कि हम रशिया से तेल ले रहे थे इसलिए 25% लगा दिए थे। तो ट्रंप कह रहे हैं कि वो 25% तो हम हटा ही रहे हैं रशिया से तेल लेने वाले, क्योंकि भारत अब रशिया से तेल लेगा नहीं। और जो बचे 25 थे उसको 18 कर दिया गया है। यानी कि एशिया में जो मेजर कंट्रीज हैं उनमें सबसे कम टैरिफ अब भारत के हो गए। पाकिस्तान से भी कम है, चाइना से भी कम, चाइना पे तो 35% है, चाइना से भी कम है और वियतनाम से भी कम है। जिस तरह के एक्सपोर्ट्स भारत करता था यूएस को, इसी तरह के कुछ कुछ वियतनाम भी करता था, बांग्लादेश भी करता था, और इससे भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के मिला दे तो चाइना भी करता था। तो हम वियतनाम और बांग्लादेश को यहां पर पछाड़ देंगे और उनसे आगे निकलते हुए यूएस के मार्केट में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे इस ट्रेड डील के बाद। चाइना चूंकि सेमीकंडक्टर तथा अन्य चीजों का भी एक्सपोर्ट करता है तो हम वहां तक अभी पहुंचे नहीं हैं। हालांकि भारत से भी कम टैरिफ्स जापान और साउथ कोरिया पे हैं, भारत से भी कम है उन पर, एक पर शायद 15%, एक पर 18% ऐसा कुछ है, नहीं 18 से भी कम है, एग्जैक्ट फिगर पता नहीं लेकिन कम है। तो जापान और साउथ कोरिया जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, वो भी बहुत एडवांस लेवल की सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं तथा अन्य टेक्नोलॉजीज हैं जो हम अभी नहीं कर पा रहे। तो जापान और साउथ कोरिया को छोड़ दें तो बाकी एशिया के सभी कंट्रीज में सबसे कम टैरिफ हमारे हैं। इससे एक बात यह पता चलती है कि अमेरिका एशिया में चाइना का प्रतिद्वंदी भारत को देखता है। अमेरिका को लगता है कि भारत को अगर सपोर्ट करते रहे तो चाइना को हराना आसान रहेगा। दूसरा, अमेरिका को यह भी लगता है कि अगर भारत के सस्ते माल हमारे देश में नहीं आए तो हमारे देश में ये टैरिफबाजी की वजह से इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी कि हो सकता है वहां की जनता उग्र हो जाए। क्योंकि धीरे धीरे अब हो क्या रहा है कि टैरिफ, ट्रंप ने सभी पे टैरिफ लगा दिए हैं, यूरोप पर भी, इंडिया पर भी, चाइना पर भी, रशिया पर सैंक्शंस हैं। तो जब हर जगह टैरिफ लगा दोगे तो उसका मतलब क्या है कि बाहर से आने वाला माल महंगा हो जाएगा, तुम उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे हो, एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हो, टैरिफ यही तो है। तो जब महंगा हो जाएगा तो असर किस पे पड़ेगा? यूएस की जनता पे पड़ेगा, वो महंगा आइटम नहीं खरीद पाएंगे। और यूएस में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज है नहीं कि वो रातों रात बना डालें सब चीजों को। तो धीरे धीरे महंगाई बढ़ेगी तो यूएस की जनता बिखर जाएगी। ऐसी स्थिति में ट्रंप को लगा कि भारत से कम एक ट्रेड डील ऐसी कर ली जाए जिससे अपना काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी तक ट्रंप अड़े हुए थे कि भारत में हम अपनी जीएम क्रॉप्स बेचेंगे, डेयरी प्रोडक्ट बेचेंगे। अब डेयरी प्रोडक्ट का क्या है कि वहां पर ये लोग गाय भैंसों को नॉन वेज खिलाते हैं। अब ऐसी गाय भैंसों के डेयरी उत्पादों को हम क्यों खरीदेंगे? प्लस हम उनके उत्पादों को खरीद करके अपने पशुपालकों को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? साथ ही वो कहता है कि हम जीएम क्रॉप्स भेजेंगे। अगर वो जीएम क्रॉप भेज देगा तो एक तो उससे हम लोगों में बीमारियां फैलेंगी, और अगली बात यह है कि फार्मर्स को नुकसान होगा। हमारे फार्मर्स का क्या होगा? तो इस वजह से हम नेगोशिएट कर रहे थे, वो हो नहीं पा रहा था। वो चाह रहा था भारत एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट ले, हम चाह रहे थे कि न ले। ट्रंप एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट बेचने पे इतने आमादा क्यों थे? ट्रंप एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट बेचने पर आमादा इसलिए थे क्योंकि यूएस में जितने भी फार्मर्स हैं उनमें से एक बड़ा पोर्शन ऐसा है जो ट्रंप को वोट देता है। तो ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि भारत एक बड़ा मार्केट है, अगर अपने फार्मर्स को भारत का एक्सेस दिलवा देता हूं मैं तो फार्मर्स खुश हो जाएंगे और मेरा वोट बैंक पक्का हो जाएगा। भारत ही अड़ा रहा, तो ये बन गया, क्लैश का पॉइंट बन गया। हालांकि भारत ने भी बाहर से आने वाली दालों पर टैरिफ लगा दिए थे 30% पिछले साल अक्टूबर नवंबर में। इससे उनके किसानों पर असर पड़ रहा था और उनके किसान ट्रंप पर दबाव डाल रहे थे
ये भी एक कारण है कि ट्रंप को ट्रेड डील करनी पड़ी है। इस ट्रेड डील में आप कहोगे जब किसान दबाव डाल रहे थे ट्रेड डील कर ली तो फिर किसानों को फायदा होगा। हाँ होगा। इस ट्रेड डील में ये कह रहे हैं, अभी बात सुनिए पूरी, ट्रंप कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने कहा है कि अमेरिकन चीजें खरीदने के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में वो अमेरिका के लगभग 500 बिलियन डॉलर के गुड्स को खरीदेंगे। यानी अभी हम अमेरिका के लगभग 80 से 85 बिलियन डॉलर का सामान खरीदते हैं, गुड्स। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत तैयार हो गया 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदने को। अब हुआ है नहीं हुआ है, ये भारत ने ऐसा नहीं कहा अभी तक, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है? एनर्जी, चलो हो सकता है एनर्जी हम लें, टेक्नोलॉजी लें, एग्रीकल्चर, कोल और मेनी अदर प्रोडक्ट। तो इसमें इन्होंने एग्रीकल्चर और कोल की बात करी है, हो सकता है कोल भी ले लें, वैसे कोल हम पे है, पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ये बात कर रहे हैं। हमने तो इस पर हामी नहीं भरी है, अभी तक इसका कोई ड्राफ्ट नहीं आया है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सभी लेंगे? एग्रीकल्चर में एक चीज पर गौर कीजिएगा, इथेनॉल है। हमारे देश में जैसे गन्ना है, गन्ने का जो बाद में वेस्ट बचता है उसको प्रोसेस करके इथेनॉल बनाया जा सकता है। उस इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जा सकता है जिससे गाड़ी चल सकती है। तो अगर मान लो 20% भी इथेनॉल आपने मिला लिया, तो 20% इथेनॉल मिलाने का मतलब है कि आपको 20% तेल कम बाहर से लेना पड़ेगा, तो आपका तेल भी सस्ता होगा और आपके किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन जितना इथेनॉल की खपत लायक हम बन चुके हैं, उतना इथेनॉल भारत में भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है, ये मेरी संभावना है, मैं गलत भी हो सकता है भारत ने इस चीज पर सहमति जता दी हो कि तुम्हारे यहां से एग्रीकल्चर का वो वाला प्रोडक्ट हमें दे दो, वो वाली चीजें हमें दे दो जिससे इथेनॉल बन सकता हो, तो हम अपने फार्मर से बनवा लेंगे। हो सकता है, बाकी ड्राफ्ट आएगा तब पता चलेगा। इसके बाद यही अच्छी अच्छी बातें करी है कि सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा हमारे दोनों देशों के बीच में। और लास्ट में कहा है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। एक बार इस तरह की लाइन यूज करी थी अमित शाह ने, ठीक है। अब इधर प्रधानमंत्री मोदी ने रिप्लाई किया, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे। अब माय डियर फ्रेंड जैसा शब्द बड़े दिनों बाद यूज किया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट विल नाउ हैव रिड्यूस्ड टैरिफ टू 18%। हमें खुशी है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जब अमेरिका जाएंगे तो उन पर टैरिफ घटा हुआ होगा 18%। और मैं देता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप को 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से। उसके बाद ये कहा है कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दो बड़ी डेमोक्रेसीज आपस में मिलकर के काम करती हैं तो लोगों का भला होता है और कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकल करके आती हैं जिससे दोनों का ही भला हो। और फिर यह भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप इज वाइटल फॉर ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडिया फुली सपोर्ट्स हिज एफर्ट्स फॉर पीस। मोदी जी ने कहा है कि ट्रंप की जो लीडरशिप है वो ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो तो दिख रहा है। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद हिम टू टेक आवर पार्टनरशिप टू अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स। ये तो पता है मक्खन बाजी है लास्ट में दिल पे पत्थर रख के शायद लिखा हो या जो भी है, बट हाँ जो भी है सब सही चल रहा है। तो अमेरिका ने ले दे करके घोषणा तो कर दी है कि हाँ भारत के साथ ट्रेड डील करेंगे। इसी बीच ट्रम्प चचा ने देखिए ऑयल की तो बात करिए कि भारत रशियन ऑयल नहीं लेगा, साथ में एक फोटो कल शेयर करी थी ये वाली इंडिया टुडे मैगजीन की जिसमें ट्रम्प चचा और मोदी जी हैं, साथ में इंडिया गेट की फोटो भी पोस्ट करी थी अपने सोशल मीडिया पर, जिसमें ये बताया था कि मैं भी चाहता हूँ ये बहुत अच्छा मोनूमेंट मैं चाहता हूँ ऐसा अमेरिका में भी बने। ऐसे करके भारत को खुश करने के लिए दो चार बातें इन्होंने कही थी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब आगे की हम बात करते हैं जो हमें बातें करनी है। देखिए मदर ऑफ ऑल डील हम इनसे कर चुके हैं, ये फादर ऑफ ऑल डील हो गया। बड़ी तेजी से भारत ट्रेड डील पर ट्रेड डील किए जा रहा है। इससे पहले कि भारत के मार्केट को बाकी देश पकड़ लेते, अमेरिका को लगा कि अब बहुत देर तो हो ही चुकी है, पर अब जो भी है जैसे भी है कर ही डालो, तो ट्रेड डील कर ली अपने संकट को बचाने के लिए, जो बचना नहीं है। एक चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला था, अगर ये ट्रेड डील ना होती मैं तब भी डिस्कस करता, और वो ये है कि पाकिस्तान के टुकड़े कब होंगे, या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कब होगा, या पीओके कब आएगा। इसके बारे में बहुत लोग पूछते थे।
तो इंटरनेशनल रिलेशंस को अध्ययन करते करते ये आइडिया लगा कि आप पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी करोगे उसमें यूएस कोई ना कोई अड़ंगा जरूर अड़ाएगा। हमें देखो ये पता है कि यूएस अपनी फौज लेके तो आने से रहा, जो भी यूएस अड़ंगा अड़ाएगा वो सब इकोनॉमिक अड़ंगे होंगे, या तो सैंक्शंस होंगे या टैरिफ्स होंगे या किसी ना किसी तरह के और धमकी होगी। तो हम शायद इस बात का वेट कर रहे थे कि एक बार ट्रेड डील हो जाए, दस्तखत हो जाए, ये मामला चालू हो जाए, उसके बाद अगर पाकिस्तान का इलाज किया जाए तो अमेरिका उतने बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस या कदम नहीं उठा पाएगा हमारे खिलाफ जितना वो बिना ट्रेड डील के कर सकता था। इसलिए दो चीजें बड़ी पैरेलल दिखाई दे रही हैं और हो सकता है आने वाले समय में भी दिखाई दें कि इधर अमेरिका के साथ हम डील के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उधर पाकिस्तान में लगातार हमले पे हमले होते चले जा रहे हैं, अंदरूनी हमले जितने भी हैं। हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान में एक बवाल इतना बड़ा क्रिएट हो जाए कि पाकिस्तान अस्थिर हो जाए और हो सकता है टूट भी जाए, हो सकता है। कारण क्या है? कारण ये है, इसलिए मैंने इन दोनों खबरों को जोड़ा है, यूएस और पाकिस्तान वाली को, क्योंकि मुझे लगता है ये जुड़नी चाहिए। आप याद कीजिए, एक जमाने में अजीत डोभाल साहब ने कहा था एक जगह स्पीच देते समय कि अब जो हम स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं वो डिफेंसिव ऑफेंस की है, ऑफेंसिव डिफेंस की है। इसमें क्या है कि अब हम आक्रामक होते हुए अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं। पहले क्या था, हम केवल डिफेंसिव थे, ठीक है, अच्छा मार के चले गए, आप कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को कई बार उन्होंने रिपीट किया कि अब हम डिफेंसिव ऑफेंस से ऑफेंसिव डिफेंसिव पर आ गए हैं। और यह भी कहा कि पाकिस्तान इस बार मुंबई हमले जैसा करके दिखाए, पाकिस्तान बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेगा। ठीक है, यू डू वन मोर मुंबई एंड यू विल लूज बलूचिस्तान, ऐसा इन्होंने बोला था। फिर एक बार लाल किले की प्राचीर से, आई थिंक 2016 की बात है, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने भी बलूचिस्तान में जो लोगों के साथ बर्बरता हो रही थी उसकी चिंता जताई थी। उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया और उसके बाद बलूचिस्तान को लेकर के भारत कुछ ज्यादा स्पष्ट तरीके से वोकल नहीं रहा है। लेकिन बलूचिस्तान में धीरे 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 आप देख रहे हो उग्रवाद बढ़ता चला जा रहा है और इस समय वहां पहुंच गया है जहां अब तक का बलूचिस्तान में सबसे बड़ा एक तरह से अंदरूनी हमला हो रहा है। यानी बलूचिस्तान की जो बलोच आर्मी है या बलोच के जो लोग हैं वो अब इस स्तर पे आ गए हैं कि फिदायीन हमले कर रहे हैं पाकिस्तान में। महिलाएं अपने में बम लगा करके जा रही हैं और फट जा रही हैं। इस तरह से खबर आई है कि बलोच के लोगों ने पाकिस्तानियों की आर्मी को लगभग 200 से ज्यादा सोल्जर्स को मार दिया है। उधर पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं, हमने 145 से ज्यादा बलोचों को मार दिया है। अब पाकिस्तान ये तो कहेगा नहीं कि हम पिट गए, वो हमें मार के चले गए। ये कहानी है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान के लोकल अखबारों को देखें, विदेशी अखबारों को देखें, तो लगातार हेडिंग आ रही है कि बलूचिस्तान में इस समय अपनी चरम सीमा का विद्रोह चल रहा है। इस बड़े स्तर पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं कि बलूचिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बलोच लोग चला रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में, हाँ एक ये मैं बता रहा हूं, पहलगाम टेरर अटैक का जो हैंडलर था, पहलगाम अटैक जो हुआ था उसका जो मेन हैंडलर था जिसने सारा कुछ करवाया था, वो पाक आर्मी ऑफिसर इमरान, ये लेफ्टिनेंट कर्नल था इमरान, पूरा नाम क्या था इसका, इसका पूरा नाम इमरान दयाल, इमरान दयाल को किसी अननोन गनमैन ने मार दिया है। तो वहां अननोन गनमैन भी एक्टिव है, इधर बलोच एक्टिव हैं, इधर भारत में अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनसे बातचीत हुई, उधर से अफगानिस्तान एक्टिव है, टीटीपी एक्टिव है। पाकिस्तान में इस समय धीरे 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 ऑपरेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं अंदरूनी ग्रुप्स के द्वारा। ठीक है जी। इसी के साथ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनका कहना यह है कि हमें शर्म आती है, मुझे मतलब उनको, पीएम को, मुझे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शर्म आती है कि हम दुनिया में जहां भी जाते हैं वहां पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। ये किस तरह का तरीका है जिसमें हम लोन्स लेते रहते हैं और इतना लोन्स का बर्डन बढ़ गया है कि अब हमें भी इस पर शर्म आती है और हमारा चेहरा झुक जाता है भीख मांगते समय। अभी तो तुम देखो तुम्हारा चेहरा कहां का झुकेगा।
तो आपको मैं दो चीजें बताना चाह रहा हूं कि इधर भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील जैसे 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 आगे साइन होती चली जाएगी, पाकिस्तान में आग तेज होती चली जाएगी। और एक बार ट्रेड डील साइन हो गई, उसके बाद तैयार रहिएगा, अगला नंबर पाकिस्तान का है। अभी 11 तारीख को 11-12 को इलेक्शन हो रहे हैं बांग्लादेश में, वॉर हो जाने दीजिए, फिर आप देखिए तांडव होगा, तांडव। तो इन दोनों चीजों पर नजर रखना, दोनों को मिला के चलना, अलग अलग नहीं है ये। एक बात मैं और बता दूं खत्म करने से पहले वीडियो, कि आप लोगों का जो प्रेम हमारी पुस्तक को मिला है, जिसमें हमने पिछले साल के करंट अफेयर्स दिए थे, पूरे साल के करंट अफेयर थे, इस पुस्तक को ये देखिए, ये जो जीके की पुस्तक थी हमने तैयार करी थी, हमारी टीम ने, हमने पिछले कुछ महीनों में, इसको आपने इस तरह से प्रेम दिया है कि मैं डेली देखता हूं। इसकी रैंकिंग तो ऊपर नीचे होती रहती है, मगर हां, जिस तरह से आप अलग अलग फील्ड के लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो मुझे अच्छा लगता है। जैसे पुलिस एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में ये 6वीं रैंक पर चल रही है इंडिया में, यूजीसी में, यूजीसी के एग्जाम की तैयारी करने वालों में 8वीं रैंक पर चल रही है, और बैंक पीओ एमटी एग्जाम्स की तैयारी करने वालों में 13वें नंबर पर चल रही है। कल मैं देख रहा था स्टेट पीसीएस की एग्जाम तैयारी करने वाले लोगों में ये 12वें नंबर पर चल रही थी। तो आप देखिए, स्टेट पीसीएस वालों को भी काम आ रही है, यूजीसी के भी काम आ रही है, बैंक के भी काम आ रही है, पुलिस के भी काम आ रही है। इसी तरह से तैयार करी थी हमने, एक एक फैक्ट जो भी हम अखबार में पढ़ते हैं, जो कुछ भी है, हम जो हस्तलिखित नोट्स बनाते हैं, या जितना भी हमारे पास अखबारों का कलेक्शन रहता है, कभी कभी मैगजीन का कलेक्शन रहता है, हम ये सुनिश्चित किया था कोई फैक्ट छूट ना जाए। तो आज अच्छा लगता है कि चलो आप लोगों के काम आ रही है, आपके रिव्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसी तरह से आप इसको प्यार देते रहिए, लोगों को सजेस्ट करते रहिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। आप भी अगर नहीं खरीदे हैं तो अमेजोन पे जाकर के खरीद सकते हैं। अमेजोन पे जाकर के बस इतना लिख देना, गूगल पे जाके लिख देना अंकित दुबे अमेजोन, तो जाकर के लिस्ट खुल जाएगी, उस लिस्ट में ये किताब आ जाएगी, इसे ऑर्डर कर लेना। ये अभी इंग्लिश में ही आ पाई है, हिंदी में हम अभी कर नहीं पाए इसे, क्योंकि इतना हम अभी अफोर्ड नहीं कर पाए मेहनत को। धीरे धीरे अब इस पर भी काम कर रहे हैं। आप अगर इसे अच्छे से प्रेम देंगे, और हमें लगा कि आप लोग बिल्कुल ललायत हैं और बहुत ज़्यादा प्रेम दे रहे हैं, तो फिर मैं और भी किताबें लाने की कोशिश करूंगा। टीम से बोलूंगा कि मेरे जितने भी नोट्स हैं उन सभी को और अच्छे से अपनी हैंडराइटिंग में लिख करके प्रिंटिंग के लिए भेजें। वो सारा पूरा प्रोसेस होता है, वो हम करेंगे, बट ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। इसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।